नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के 7वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही समझिए। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इसका नाम समझें। तो ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस है एक्चुअली। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, तो आप लोग ग्लिम्प्स का मतलब जानते हैं कि झलक होता है, ऑफ इंडिया यानी भारत की झलक। अब यहाँ पे ES भी लगा है तो यानी भारत की झलकें। ऐसा क्यों लिखा गया ये समझिए। वास्तव में आपको इस 7वें चैप्टर में 3 छोटे छोटे चैप्टर पढ़ने हैं और वो तीनों चैप्टर भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए हैं, इसीलिए इसको लिखा गया ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकें। तो अब पहला जो चैप्टर है जिसका आज हमको अध्ययन करना है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर, पहले समझिए बेकर कौन होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आसान शब्दों में आप इतना जान लीजिए कि बेकर वो लोग होते हैं जो ब्रेड बनाते हैं या फिर ब्रेड से जुड़ी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो आप आसान शब्दों में इतना याद रखिए कि बेकर वो होता है जो ब्रेड बनाता है। आप पाव रोटी भी अपने शब्दों में कह सकते हैं, बोला जाता है, काफ़ी सारे नाम से जाना जाता है, लेकिन ब्रेड एक कॉमन वर्ड है जिसे हम सभी जानते हैं कि ब्रेड। ठीक है, तो अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो बेकर को अब हम बेकर ही बोलेंगे हर जगह पे जहाँ पे बेकर आएगा। बेकर का मतलब आपको समझना है कि जो लोग ब्रेड वगैरह बनाते हैं या फिर ब्रेड से जुड़ी चीज़ें बनाते हैं, और बेकर को हम बेकर ही बोलेंगे। ठीक है, तो अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का बेकर। अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझिए। इस चैप्टर में जो लेखक हैं वो अपने बचपन के बारे में आपको बताने वाले हैं। कहानी बहुत ज़्यादा आसान है, मैं तो कहता हूँ आपकी बुक की सबसे आसान कहानी यही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में लेखक आपको अपने बचपन के बारे में बताएंगे और घूम फिर कर, सीधी सीधी बात है, घूम फिर कर वो आपको बेकर के बारे में बताएंगे कि बेकर लोग कैसे पुर्तगालियों के समय में, यानी जब पुर्तगाली लोग भारत आते थे उस समय, जैसे कि अंग्रेज थे पहले वो भारत में रहते थे ना, तो अभी वो भारत से जा चुके हैं। उसी तरह से वो कहते हैं कि पहले पुर्तगाली लोग थे और उन पुर्तगालियों के बीच बेकर लोग कैसे अपना ब्रेड वगैरह सारा सामान बेचा करते थे। अब जबकि पुर्तगाली जा चुके हैं फिर भी ये बेकर लोग अपना पारिवारिक व्यवसाय चला रहे हैं, यानी जो काम इन्होंने पकड़ लिया उसे ये आज भी कर रहे हैं। तो वही कहते हैं कि मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं ब्रेड के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ता था, मुझे ब्रेड पसंद थी, मैं इन लोगों को देखकर इनकी ओर जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो आपको बताने वाले हैं। ये मैंने मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक बार इसका ढांचा तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जो शब्द यूज होंगे उन्हें आपको आसान शब्दों में समझाने के लिए। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। आसान शब्दों में फिर से मैं आपको बोल दूँ एक बार कि इस चैप्टर में आपको गोवा के बेकर के बारे में पढ़ना है और लेखक आपको अपने बचपन में ले जाएगा। लेखक आपको अपने बचपन के बारे में बताएंगे कि कैसे बेकर लोग अपना व्यवसाय चलाते थे। ठीक है, कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए, तो हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। यहाँ पे कहते हैं कि दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हीज सोसाइटी। देखिए क्या कहते हैं कि दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट, यहाँ एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण। बहुत ज़्यादा आसान शब्दों में अगर आपसे कहूँ तो आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे मैंने आपसे बोला कि एक राजा था, सिर्फ मैंने बोला है, या फिर आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा कि एक राजा था। तो जैसे ही आपने एक राजा था देखा तो आपके मन में अपने आप एक चित्र आ गया राजा का, और आपने सोच लिया होगा कि हाँ राजा रहा होगा, वो लोगों पर शासन करता होगा, उसका सिंहासन रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपने खुद सोच ली ना। जैसे मैंने बोला एक जंगल में एक शेर रहता था या फिर एक जंगल में एक शेर रहता था, ये चीज़ आपने कहीं पर लिखी हुई पढ़ी, तो आपके मन ने अपने आप एक शेर का चित्रण बना दिया, एक जंगल आपके मन में अपने आप आ गया।
आपने सोचा कि हाँ बहुत ताकतवर राजा रहा होगा वो, मतलब शेर जो था बहुत ताकतवर रहा होगा, सबका शिकार करता होगा, सबको धमका के रखता होगा, मतलब ये सारी चीज़ें आपके मन ने अपने आप सोच ली ना, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ कहा। तो वही होता है पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट मतलब आप लिखा हुआ शब्द देखें और उसका पोर्ट्रेट मतलब उसका चित्रण आपके मन में अपने आप बन जाए। ठीक है, तो आसान शब्दों में हमेशा याद रखिएगा। तो पेन पोर्ट्रेट को आप चित्रण कहना चाहें तो कह सकते हैं, नहीं तो आप कहिए कि दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट, मतलब ये कहानी है। कहानी आसान रहेगा आपके लिए। चित्रण कहना चाहें तो कोई कह सकते हैं। तो दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट, तो आप कह सकते हैं कि यह एक चित्रण है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह एक कहानी है ऑफ अ ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक। गोवा मतलब गोवा होता है, विलेज मतलब गांव होता है, बेकर मतलब बेकर होता है, आप जानते हैं। तो एक पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर की ये कहानी है। अब आप पारंपरिक को साइलेंट करेंगे क्योंकि गांव में ज़्यादातर काम जो होते हैं वो सारे पारंपरिक तरीके से ही होते हैं। तो कहते हैं कि दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट, यह एक कहानी है गोवा विलेज बेकर। गोवा के गांव के बेकर की ये एक कहानी है या चित्रण है, हु जिसका स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्टिल मतलब अभी भी, इन हिज सोसाइटी उसके समाज में, जिसका उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो कहते हैं कि आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ट। देखिए छोटा छोटा मैंने इसको तोड़ रखा है ताकि आप समझ सकें। तो इतने का, सिर्फ इतने का, आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ट, केवल इतने का मतलब है कि आवर एल्डर्स, एल्डर्स मतलब बड़े बूढ़े, जैसे घर में लोग होते हैं ना तो वो बातचीत करते हैं किसी न किसी चीज़ के बारे में, तो वही चीज़ कहते हैं कि आवर एल्डर्स, हमारे बड़े या हमारे बुजुर्ग, आर ऑफ्टन हर्ड, बुजुर्गों को हम सुनते हैं, हमारे बड़ों को या हमारे बुजुर्गों को, जो कहना चाहे आप कह सकते हैं। तो हम अपने बड़ों को सुनते हैं, रिमाइजिंग याद करते हुए, नॉस्टैल्जिकली प्रायः या ज़्यादातर हम अपने बड़े बूढ़ों को सुनते हैं याद करते हुए। क्या याद करते हुए? अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। अबाउट दोज, उन, गुड मतलब अच्छा, ओल्ड मतलब बूढ़ा यानी पुराना, पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली, डेज मतलब दिन। तो उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए ज़्यादातर हम अपने बड़े बूढ़ों को सुनते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों को, इसमें तो सबका मतलब आपको पता है ना, दोज मतलब उन, गुड मतलब अच्छा, ओल्ड मतलब पुराना, पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली, डेज मतलब दिन। तो उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों को रिमाइजिंग मतलब याद करते हुए, आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ड, प्रायः हम अपने बड़ों को सुनते हैं। क्लियर है? तो उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए प्रायः हम अपने बड़ों को सुनते हैं, यानी बड़े लोग जो हैं वो पुर्तगाली दिनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। द पुर्तगीज यानी जो बड़े बूढ़े हैं वो पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं। एंड दे आर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और वो उनके ब्रेड के बंडलों के बारे में बात करते हैं। फेमस मतलब प्रसिद्ध, तो आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वो उनके प्रसिद्ध, लोव्स मतलब बंडल ऑफ ब्रेड, ब्रेड के बंडलों के बारे में बात करते हैं। यानी जो बड़े बूढ़े हैं वो लोग पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं और उनके ब्रेड के बंडलों के बारे में बात करते हैं। ब्रेड के बंडल मतलब डबल रोटी। तो वो लोग यानी जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के बंडल के बारे में बात करते हैं। एक बार फिर से कि आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ड, हम अपने बड़े बूढ़ों को या बुजुर्गों को सुनते हैं, रिमाइजिंग याद करते हुए, नॉस्टैल्जिकली मतलब प्रायः, या फिर आप निगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कहते कोई बात नहीं है। तो हम याद करते हुए अपने बूढ़ों को सुनते हैं। दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों को। तो उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए
प्रायः हम अपने बड़े बूढ़ों को सुनते हैं। इसका मतलब है कि बड़े बूढ़े पुर्तगाली दिनों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप कहीं पर मेला देखने जाते हैं तो जब आप घर आते हैं तो आप उस मेले की बात करते हैं कि भैया भैया मैंने तो मेला में देखा कि एक बड़ा सा झूला लगा हुआ था ना। तो ऐसा कुछ बताते हैं ना, आप मम्मी को भी बताते हैं, मम्मी वहाँ पे तो ऐसा है चिमटा बिक रहा था, वहाँ पे बड़े बड़े गुब्बारे बिक रहे थे, वहाँ पे बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ बिक रही थी, खिलौने आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, बात करते हैं। तो वही चीज़ कहते हैं कि बड़े बूढ़े लोग पुर्तगाली लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। द पुर्तगीज़, वो पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं। एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, और उनके ब्रेड के बंडलों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। कहते हैं कि दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिश्ड। दोज ईटर्स, ईट मतलब खाना, तो खाने वाले, वो खाने वाले ऑफ लोब्स, उन ब्रेडों को खाने वाले लोग, माइट हैव वैनिश्ड, शायद अब मर चुके हैं। वैनिश्ड मतलब समाप्त हो गए हैं। तो उन ब्रेडों को खाने वाले लोग शायद आज मर चुके हैं, यानी पुर्तगाली लोग अभी नहीं, बहुत पहले थे। जैसे अंग्रेज लोग, वही बात हो रही है कि अंग्रेजों को भारत छोड़े बहुत टाइम हो गया। तो वही बात कहते हैं कि वो ब्रेड खाते थे जो लोग, वो शायद अभी मर चुके हैं, बट लेकिन द मेकर्स, जो लोग ब्रेड बनाते थे, आर स्टिल देयर, अभी भी वहीं पर हैं। कहने का मतलब है कि जैसे पिता के बाद उसके बेटे ने ब्रेड बनाना शुरू कर दिया, तो भाई जहाँ पे दुकान थी दुकान तो वहीं पे रहेगी ना, कि दुकान घूमते घूमते बनारस चली जाएगी कि ऐसा है आज हम मेला देख के आ रहे हैं, आप लोग काम चलाओ अपना। ऐसा होता है? नहीं होता। तो दोज ईटर्स लो ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिश्ड, उन ब्रेडों को खाने वाले लोग शायद आज इस दुनिया में नहीं हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उन ब्रेडों को बनाने वाले लोग आज भी उसी स्थान पर रहते हैं। We still have almost us the mixers, the molders and those who bake the loaves. कहने का मतलब यहाँ पे है, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे देखिए कि we still have almost us the mixers. तो we still have almost us the mixers. मिक्सर शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। मिक्सर मतलब जिसमें सारा कुछ ग्राइंड कर सकते हैं आप लोग ना। तो we still have almost us the mixers, हमारे पास मिक्सर आज भी है, यानी उन लोगों के पास मिक्सर आज भी है जिसमें वो आटा गूंथते हैं। तो आटा गूंथने की मशीन उनके पास आज भी है। द मोल्डर्स, लोइयाँ, आटा काटने के बाद यानी गूंथने के बाद रोटी बनाने से पहले उसकी छोटी छोटी लोई बनाई जाती है। तो लोई बनाने वाली मशीन यानी सांचे बनाने वाली मशीन अभी भी वहाँ पर है। एंड दोज, और वो लोग भी हैं, हु बेक, जो पकाते हैं, द लोब्स, उस ब्रेड को, यानी उस ब्रेड को पकाने वाले लोग भी आज भी वहीं पर हैं। यानी वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट अस द मिक्सर्स, हमारे पास आज भी मिक्सर है। द मोल्डर्स, सांचे हैं। एंड दोज हु बेक द लोब्स, और लोब को यानी ब्रेड को पकाने वाले लोग भी हमारे पास हैं। ठीक है। दोज एज ओल्ड, दोज मतलब वो, एज ओल्ड सदियों पुरानी, यानी एज ओल्ड पुरानी कह सकते हैं, सदियों नहीं कह सकते। तो दोज एज ओल्ड, एज मतलब उम्र होती है, ओल्ड मतलब बूढ़ा, तो पुराना। ठीक है। तो वो पुरानी टाइम टेस्टेड, टाइम मतलब समय के साथ जिनका टेस्ट किया गया हो, यानी समय की कसौटी पर जिनकी जांच की गई हो, तो वो पुरानी भट्ठियाँ, फर्नेसेस मतलब भट्ठियाँ, जिनकी समय की कसौटी पर जांच हुई है, स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी उपस्थित हैं। यानी वो पुरानी भट्ठियाँ आज भी हैं, यानी जिस दुकान में वो भट्ठियाँ लगी थी उस दुकान में वो पुरानी भट्ठियाँ आज भी लगी हुई हैं। टाइम टेस्टेड मतलब समय की कसौटी पर। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वो पुरानी भट्ठियाँ आज भी उपस्थित हैं। इसका टाइम टेस्टेड का साइलेंट करके बोल रहा हूँ। आप कहना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। हाई फाई तो कोई भी पढ़ा सकता है, तो हाई फाई मैं भी पढ़ा दूँ अगर आपको, तो आपको ऐसे कहना है कि दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल स्टिल, यानी वो भट्ठियाँ जिनकी समय की कसौटी पर जांच हुई है, यानी जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, वो भट्ठियाँ आज भी उपस्थित हैं।
ठीक है। द फायर इन द फर्नेसेस, और उन भट्टियों में जो आग है, हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब आज भी बुझी नहीं है, अर्थात उन भट्टियों में आज भी आग जल रही है। इतना क्लियर है। द थर्ड एंड जिंगल, देखिए थर्ड का मतलब जैसे किसी चीज़ को आप जोर से ज़मीन पर पटकते हैं तो वो बोलते हैं धम ना, तो उसको बोलते हैं धमक, धम से। तो द थर्ड एंड जिंगल, जिंगल बेल आपने सुना होगा, तो जिंगल मतलब झंझनाहट, ठीक है। तो झंझनाहट या फिर आप इसको कह सकते हैं खनकना। तो द थर्ड मतलब धमक को एंड जिंगल और खनक को ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू। तो बेकर के, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरागत, तो पारंपरागत बेकर के बम्बू मतलब बांस की धमक और खनक को हार्डलिंगी हिज अराइवल, यानी हार्डलिंगिंग हिज अराइवल, जो उसके आने की घोषणा करती है इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। हार्डलिंग मतलब जिसके आने से पता चलता है, तो जो उसके आने की घोषणा करती है सुबह सुबह, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, उसे आज भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। नहीं समझ में आया, यानी कह रहे हैं कि द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, तो बेकर के बांस की धमक को और खनक को, जो कि उसके आने की, अराइवल मतलब आने की घोषणा करती है, इन द मॉर्निंग, जो कि सुबह सुबह उसके आने की घोषणा करती है, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, उसे आज भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है, यानी ये लोग आज भी कुछ न कुछ स्थानों पर मिल जाते हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, शायद जो पिता है वो आज जीवित नहीं है, अलाइव मतलब जिंदा। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, शायद पिता आज जिंदा नहीं है, बट द सन, लेकिन उसका बेटा स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, उसके पारिवारिक व्यवसाय को आज भी चलाता है। लेकिन बेटा अपने पारिवारिक व्यवसाय को आज भी चलाता है, यानी पिता मर गए हैं तो बेटा अपनी दुकान चला रहा है। दीज बेकर्स, इन बेकरों को, इवन टुडे आज, नोन एज पैडर, पेडर के नाम से जाना जाता है इन गोवा में। तो गोवा में इन बेकरों को या फिर बेकर को आज पेडर के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को पूरा का पूरा एक बार फिर से रिवीजन करते हैं ताकि आसान रहे। देखिए थोड़ा सा फास्ट, ठीक है, कि आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ड रिमाइंडिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, तो हम अपने बड़े बूढ़ों को सुनते हैं याद करते हुए दोज, उन अच्छे पुराने पुर्तगीज दिनों को। तो उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए प्रायः हम अपने बड़ों को सुनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? द पुर्तगीज, बड़े लोग पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं, एंड देयर फेमस लॉफ्स ऑफ ब्रेड, और उनके ब्रेड के बारे में बात करते हैं या फिर ब्रेड के बंडलों के बारे में बात करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव बीन वैनिश्ड, जो लोग ब्रेड खाते थे वो लोग शायद आज मर चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो लोग ब्रेड बनाते थे वो लोग आज भी गोवा में ही रहते हैं जहाँ पर उनकी दुकानें थी। तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि जो लोग ब्रेड खाते थे वो लोग शायद आप मर चुके हैं, लेकिन ब्रेड बनाने वाले लोग आज भी वहीं पर हैं। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट ऑफ अस द मिक्सर्स, हमारे पास यानी अभी भी हमारे पास मिक्सर है। द मोल्डर, हमारे पास अभी भी सांचे हैं। एंड दोज, और वो लोग भी हमारे पास हैं हु बेक द लोव्स, जो ब्रेड को पकाते हैं या बनाते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो पुरानी समय की कसौटी पर जांची गई भट्टियाँ आज भी हमारे बीच हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, यानी उन भट्टियों में आग आज भी जल रही है। द थर्ड एंड जिंगल, और थर्ड मतलब धमक, एंड जिंगल और खनक ऑफ अ ट्रेडिशनल बेकर बम्बू, बेकर लोग एक बम्बू लेकर चलते थे, एक बांस की छड़ लेकर चलते थे, उसको ज़मीन में पटकते रहते थे, उससे आवाज़ होती थी और लोगों को पता चलता था ये लोग आ रहे हैं। ठीक है, जैसे भूत की पिक्चर में रात को भूतनी जब चलती है तो पायल की आवाज़ होती है ना, छन्न छन्न,
डर मत जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, उसी तरह से ये लोग चलते थे। तो ये ज़मीन में अपना बांस पटकते थे, तो उससे एक तो धनक होती थी और उसमें ये लोग थोड़े से अंजर पंजर लगा के रखते थे, उससे खनक भी होती थी, ठीक है। तो द थर्ड यानी धमक को सुना जाता था एंड जिंगल और खनक को सुना जाता, मतलब धमक और खनक ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू। तो बेकर के बम्बू यानी बांस की, आप बम्बू कह सकते हैं या बांस कह सकते हैं। तो बेकर के बांस की धमक को और खनक को हरलैडिंग हिज अराइवल, जो उसके आने की घोषणा करता है, इन द मॉर्निंग, जो सुबह सुबह उसके आने की घोषणा करता है, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर कैन स्टिल बी हर्ड, आज भी सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, शायद पिता आज जीवित नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली बिजनेस, लेकिन बेटे ने या पुत्र ने अपना पारिवारिक बिजनेस या व्यवसाय आज भी जारी रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, ये बेकर आज गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है, आगे चलेंगे। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, लेखक कहते हैं कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यानी गोवा में हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, फ्रेंड मतलब मित्र होता था हमारा, यानी जो बेकर था वो हमारा मित्र होता था, कंपेनियन साथी होता था, एंड गाइड और मार्गदर्शक होता था। तो गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा मित्र होता था, हमारा साथी होता था और हमारा मार्गदर्शक होता था। ही यूज टू कम एट ट्विस्ट अ डे, ही यूज टू कम वो आता था, एटलीस्ट ट्विस्ट अ डे, एक दिन में लगभग 2 बार, वो एक दिन में 2 बार आता था। वंस, पहली बार तो तब आता था, व्हेन ही सेट आउट, जब वो बाहर जाता था या चक्कर लगाने जाता था, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, ऑन हिज सेलिंग राउंड, यानी सेलिंग राउंड, पहली बार तो वो तब आता था जब वो अपने सामान को बेचने के लिए चक्कर लगाने जाता था, एंड देन अगेन, और दूसरी बार वो तब आता था, व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटता था, आफ्टर एम्प्टाइंग, खाली करने के बाद, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी टोकरी को, और दूसरी बार वो तब आता था जब वो अपनी बड़ी टोकरी को खाली करने के बाद लौटता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उसके बम्बू की थर्ड यानी जिंगलिंग, जो उसके बम्बू की खनक थी, वो असप, वो हमें जगा देती थी, यानी जो अपने, जब वो अपना बांस खनखनाता था तो ये लोग जाग जाते थे फ्रॉम स्लीप, नींद से। तो द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उसके बम्बू या फिर उसके बांस की खनक वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, हमें नींद से जगा देती थी, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था, यानी हम लोग ऐसा क्यों करते थे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। तो कहते हैं कि वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, वाज इट लव, वाज इट फॉर, क्या हम लोग इसलिए करते थे, फॉर द लव, यानी हमें प्रेम था, ऑफ द लोफ, ब्रेड से, यानी हम लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि हमें ब्रेड से प्रेम था। वो फिर दूसरा प्रश्न है उनका, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, यानी क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि हमको ब्रेड से बहुत ज़्यादा प्यार था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लॉब्स यानी जो ब्रेड थे वर बॉट बाई सम पास्किन एंड बास्टिन, पास्किन और बास्किन के द्वारा ये जो लॉब्स थे, ये जो डबल रोटी थी, ये खरीदी जाती थी, यानी द लॉब्स, लॉब्स मतलब डबल रोटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेड जो थी वर बॉट, खरीदी जाती थी, बाई सम पास्किन एंड बास्टिन, पास्किन और बास्किन के द्वारा ये लोब्स या फिर ब्रेड खरीदी जाती थी। और ये पास्टिन और बास्टिन कौन थी? द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये घर की नौकरानियाँ थी। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully। इस लाइन को ध्यान से समझिए। देखिए कभी कभी आपने बचपन में आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आ रही है जिसे नल्ली, गांव की भाषा में नल्ली बोलते हैं,
उसमें बच्चे उंगलियां डाल करके उसको खाते हैं। हम लोग भी बचपन में छोटे छोटे थे तो 5 रुपए का खरीद के खाया करते थे। तो उसको आपने देखा होगा। तो उसको एक तरह का छल्ला बोला जा सकता है। ठीक है। कचरी भी बोलते हैं किसी किसी क्षेत्र में। ठीक है। तो आपने देखा होगा, बहुत खाया भी होगा, तो आपको याद होगा। तो कहते हैं कि वाट वी लॉन्ग्ड, हमें जो चीज़ चाहिए थी या जिस चीज़ के लिए हम परेशान थे या तड़पते थे, फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वो ब्रेड बैंगल्स थे। मतलब डबल रोटी के या फिर ब्रेड के, बैंगल मतलब छल्ले। ठीक है। वो ब्रेड के छल्ले थे, विच वी चूज केयरफुली, जिन्हें हम बहुत ध्यानपूर्वक चुनते थे। जिस चीज़ के लिए हम परेशान होते थे वो ब्रेड के छल्ले थे, जिन्हें हम बहुत ध्यानपूर्वक चुनते थे। यानी ब्रेड के छल्ले, वही जिसे आप लोग कचरी, नल्ली, जो कुछ भी बोलते हो आप लोग अपनी भाषा में, वही चीज़ है। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, समटाइम्स कभी कभी या फिर कई बार, इट वाज स्वीट ब्रेड, स्वीट मतलब मीठी, ब्रेड मतलब ब्रेड ही होता है। कभी कभी ये मीठी ब्रेड होती थी, ऑफ स्पेशल मेक यानी विशेष प्रकार से बनाई गई। कभी कभी यह विशेष प्रकार से बनाई गई मीठी ब्रेड हुआ करती थी। ठीक है। यानी कभी कभी इसको खाने में बहुत मीठा लगता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, कहते हैं कि द बेकर, जो बेकर है, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। तो बेकर जब आता है ना तो उसकी एंट्री म्यूजिकल होती है, संगीतमय होती है। यानी बेकर का जो प्रवेश होता है वो संगीतमय होता है। ऑन द सीन, सीन मतलब वही, जब बेकर आता है तो उसका प्रवेश संगीतमय होता है। विद द झैंग झैंग, वो झैंग झैंग की आवाज़ करता है। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ, यानी उसका जो बम्बू होता है, बांस का डंडा होता है, स्पेशली जिसे उसने विशेष रूप से बनाया होता है, उससे झैंग झैंग की आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है। यानी आसान शब्दों में आपको इसे ऐसे कहना है कि जब बेकर आता है तो उसका प्रवेश बड़ा संगीतमय होता है। यानी जब बेकर आता है तो वो अपने बांस के बने बम्बू को या फिर बांस के बने बम्बू से झैंग झैंग की आवाज़ करते हुए प्रवेश करता है और उसका प्रवेश संगीतमय होता है। फिर से कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, इतने लाइन का मतलब है कि बेकर का प्रवेश संगीतमय होता है। यानी जब बेकर आता है तो वो संगीत बजाते हुए आता है। तो संगीत कौन सा बजता है? विद द झैंग झैंग, झैंग झैंग यानी झंग झंग की आवाज़ होती है। और ये आवाज़ साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बाम्बू स्टफ, और ये आवाज़ उसके बांस के डंडे से आती है। तो जब बेकर आता है तो उसके बांस के बने डंडे से झंग झंग की आवाज़ होती है। या फिर आप इसे और बढ़ा के कहना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं कि बेकर का प्रवेश संगीतमय होता है और वो जब आता है तो उसके बांस के बने डंडे से झंग झंग की आवाज़ होती रहती है। ठीक है। जैसे विद्यालय में छुट्टी होने से पहले घंटी बजाई जाती है तो वो घंटी पता चलता है ना आपको कि भाई अब छुट्टी हो गई। उसी तरह से जब झंग झंग ज़मीन पर वो अपना डंडा पटकता था, झंग झंग की आवाज़ होती थी, तो बच्चे समझ जाते थे कि बेकर आ गया। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, वन हैंड एक हाथ सपोर्टेड द बास्केट ऑन हीज हेड, एक हाथ से वो अपने सर पर रखी टोकरी को पकड़ता था। एक हाथ से वो अपने सर पर रखी टोकरी को पकड़ता था। एंड द अदर, और दूसरे हाथ से बैंग, बैंग मतलब पटकना या टकराना, तो पटकता था द बम्बू, बम्बू मतलब बांस के डंडे को, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, और दूसरे हाथ से वो डंडे को यानी बांस के डंडे को ज़मीन पर पटकता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, ही वुड ग्रीट द लेडी, वहाँ लेडी यानी महिला का अभिवादन करता था, ऑफ द हाउस घर की, वो घर की मालकिन का अभिवादन करता था गुड मॉर्निंग कहकर। एंड देन, और तब, प्लेस हिज बास्केट, वो अपने बास्केट को, अपनी टोकरी को रख देता था ऑन द वर्टिकल बम्बू, ऊर्ध्वाधर बांस पर।
यानी अपने बांस को खड़ा करके उस पर अपनी टोकरी को रख देता था। इमेज में देख सकते हैं आप लोग कैसे खड़े करते हैं वो लोग, ठीक है। और फिर अपनी टोकरी को ऊर्ध्वाधर बांस पर रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को दूर भगा दिया जाता था। विथ अ माइल्ड रिब्यूक, हल्की डांट से। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और द लोब्स, और जो लोब होते थे, जो डबल रोटी होती थी, या फिर आप ब्रेड ही कहिए, जो ब्रेड होती थी वुड बी डिलीवर्ड, दे दी जाती थी टू द सर्वेंट, नौकरों को। वी किड्स, हम बच्चों को वुड बी पुश्ड असाइड, दूर भगा दिया जाता था या हटा दिया जाता था। विद अ माइल्ड रिब्यूक, यानी हम बच्चों को थोड़ा सा डांट कर दूर हटा दिया जाता था। एंड द लोब्स, और जो ब्रेड थी, वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, नौकरों को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम एक बेंच पर चढ़ जाते। और अ पैरापेट, पैरापेट मतलब भी बेंच ही होती है, छोटी सी होती है कह सकते हैं आप, ऐसे ही समझ लीजिए। अगर हो सका तो मैं इमेज लगा दूंगा पैरापेट का, ठीक है। तो वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम एक बेंच पर चढ़ जाते थे। और द पैरापेट, पैरापेट मतलब मुंडेर, या हम मुंडेर पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, और बास्केट में या टोकरी में झांकते थे। हम बच्चे जो थे वो छोटे थे, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम या तो बेंच पर चढ़ जाते थे और द पैरापेट, या फिर हम मुंडेर पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, और बास्केट में झांकते थे। समहाउ, किसी तरह। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोब्स, आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ या सूंघ सकता हूँ या याद कर सकता हूँ। द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोब्स, उन ब्रेडों की महक को, उन ब्रेडों की महक को मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ या फिर सूंघ सकता हूँ, ठीक है। लोब्स फॉर द एल्डर्स, लोब्स जो ब्रेड थे, वो डबल रोटी थी, वो एल्डर्स के लिए थी, बड़े लोगों के लिए थी। एंड द बैंगल्स, और जो बैंगल्स थे यानी ब्रेड के छल्ले जो थे, मैंने आपको बताया ना, आप ब्रेड के छल्ले ही बोलिएगा, ब्रेड के छल्ले फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, देन उस समय, यानी जब ये बच्चे थे तो कहते देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, उस समय हमें अपने दांतों को ब्रश करने के भी परवाह नहीं होती थी। यानी उस समय हम लोग अपने दांतों को ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे, और वॉश आवर माउथ, और ना ही अपने मुंह को धोने की परवाह करते थे प्रॉपरली, ठीक तरह से, और ना ही अपने मुंह को ठीक से धोने की परवाह करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा क्यों करें, कहते हैं कि और हम ऐसा क्यों करें, क्वेश्चन मार्क है, मतलब आप लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं, और हम ऐसा क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन कष्ट उठाए, ऑफ प्लकिंग, तोड़ने का, द मैंगो लीफ, आम के पत्तों को, आम के पत्तों को तोड़ने का कष्ट कौन उठाए। फॉर द टूथ ब्रश, ब्रश करने के लिए, ब्रश करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए आम के पत्तों को तोड़ने का कष्ट कौन उठाए। पहले आम के पत्तों से ब्रश होता था, अभी भी देखिए हम लोग नीम की डाल से भी ब्रश कर लेते हैं कभी कभी ना, तो ऐसा होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, टूथब्रश तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि दांतों को ब्रश करने के लिए या दांतों को साफ करने के लिए आम के पत्तों को तोड़ने का कष्ट कौन उठाए। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी आवश्यकता ही क्यों है, यानी दांत साफ करने की आवश्यकता ही क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रशेस हिज टीथ, ये सेंटेंस मेरे पापा बचपन में बोला करते थे जब मैं छोटा था बहुत ज़्यादा, शायद आपके पापा ने भी बोला होगा। द टाइगर, टाइगर मतलब चीता, नेवर ब्रशेस हिज टीथ, अपने दांत कभी नहीं धोता, यानी शेर कभी मुंह नहीं धोता, चीता कभी मुंह नहीं धोता। ये आपके सेंटेंस, ये सेंटेंस बहुत कॉमन है और ज़्यादातर मैं मान के चलता हूँ कि आपके पापा ने भी कभी न कभी आपको ज़रूर बोला होगा। तो कहते हैं कि द टाइगर नेवर ब्रशेस हिज टीथ, शेर कभी मुंह नहीं धोता, टाइगर मतलब चीता, ठीक है, तो चीता कभी मुंह नहीं धोता। हॉट टी, और जो गर्म चाय है, कुड वॉश, वो साफ कर देगी, एंड क्लीन अप, वॉश मतलब धो देगी, एंड क्लीन अप और साफ कर देगी, एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, ठीक तरह से सब कुछ, और गर्म चाय सब कुछ ठीक तरह से धो देगी और साफ कर देगी, तो ब्रश करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब इनका ये मानना था, ये छोटे थे
तो इनका ये मानना था कि चाय जब पियेंगे तो वो गर्म होगी तो वो पूरे मुंह को साफ भी कर देगी और सब कुछ धो भी देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैरिज गिफ्ट्स, देखिए शादी विवाह होते हैं ना तो हम लोग उसमें गिफ्ट देते हैं ना, बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। तो वही कहते हैं कि मैरिज गिफ्ट यानी जो मैरिज यानी शादियों में उपहार दिए जाते थे आर मीनिंगलेस, वो अर्थहीन थे, उनका कोई मतलब नहीं था। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी ब्रेड के, यानी आप उनको गाड़ियाँ दे दो, आप उनको हवाई जहाज़ दे दो, आप उनको हेलीकॉप्टर दे दो, उनको कोई मतलब नहीं। जब तक आप मीठी ब्रेड नहीं दोगे आपके उपहार का कोई लाभ नहीं है। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं कि मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। बिना मीठी ब्रेड के विवाह के सभी गिफ्ट मीनिंगलेस थे, अर्थहीन थे। नॉन एज द बोल, उसे बोल कहा जाता था। यानी मीठी ब्रेड को क्या कहते थे? बोल कहते थे, ये बोल। तो मैं विवाह के गिफ्ट या उपहार बिना मीठी ब्रेड के, जिसे बोल कहते थे, अर्थहीन थे। जस्ट एज अ पार्टी, ठीक जैसे पार्टी वगैरह में, जैसे पार्टी वगैरह में। और देखिए आगे चलते हैं। फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है दावत, समझिए भंडारा, ठीक है, जहाँ पे जाके आप दबा के खाते हैं। तो पार्टी में या दावत में लॉसेस इट्स चार्म, वो अपना चार्म खो देता है, अपना रोमांच खो देता है विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। यानी उन लोगों के यहाँ पार्टी होती थी या दावत होती थी तो अगर उसमें ब्रेड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे आप भंडारा या निमंत्रण खाने जाते हैं, लास्ट में आपको रसगुल्ला नहीं मिला तो आप कहते हैं अरे ये सब गड़बड़ है, इतना अच्छा बनवाया था, अगर रसगुल्ला भी बनवा देते तो बहुत बढ़िया हो जाता ना। तो उसी तरह से ये लोग भी जब खा लेते थे तो कहते थे कि अरे भाई ब्रेड तो मिला नहीं। तो वो बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे पीछे था कि जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट, यानी चाहे पार्टी हो या फिर फीस्ट हो, यानी कोई दावत हो किसी के घर, अगर उसमें ब्रेड नहीं है तो वो अपना आकर्षण या फिर रोमांच खो देती थी। ठीक है, यानी उस पार्टी का या फिर उस भोज का या उस दावत का कोई महत्व नहीं रहता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। नॉट इनफ कैन बी सैड, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, टू शो, यह दिखाने के लिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर, कि एक बेकर कितना महत्वपूर्ण है, कैन बी फॉर अ विलेज, इस गांव के लिए। यानी इससे ज़्यादा यह दिखाने के लिए क्या कहा जा सकता है कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी अगर ब्रेड नहीं है तो सब कुछ अर्थहीन है, शादियां भी बेकार हैं, निमंत्रण भी बेकार हैं, पार्टी भी बेकार है, यानी बेकर का होना आवश्यक है। तो वही वो बात कह रहे हैं कि अब मैं इससे ज़्यादा आपको और क्या बताऊं कि गांव के लिए बेकर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेकर के महत्व को बताने के लिए मैं आपको और क्या बताऊं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि नॉट इनफ कैन बी सेड, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है, टू शो, यह दिखाने के लिए, हाउ इम्पॉर्टेंट, कि कितना महत्वपूर्ण है अ बेकर, एक बेकर, कैन बी फॉर अ विलेज, एक गांव के लिए। इससे ज़्यादा या फिर यह दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा अब मैं और क्या कह सकता हूँ। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter engagement. तो the lady of house यानी घर की महिला को, जैसे हमारे घर में मम्मी, ठीक है, सॉरी सर्दी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. The lady of the house यानी घर की महिला को, जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी होती हैं तो घर की महिला हैं, वो सारा घर का काम देखती हैं ना। तो उसी तरह से तो घर की महिला को मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, सैंडविच अवश्य बनाना होता है, सैंडविच जरूर बनाना होता है ऑन द ओकेशन ऑफ अ डॉटर्स इंगेजमेंट, अपनी बेटी की इंगेजमेंट के दिन। तो अपनी बेटी की इंगेजमेंट या फिर मंगनी के दिन घर की महिला को सैंडविच जरूर बनाना पड़ता है। ठीक है, केक्स एंड बोलिन हाश are a must for Christmas as well as other festivals. जो केक है और बोलिनहास एक प्रकार की मिठाई कह सकते हैं। ठीक है, तो केक्स और बोलिनहास आर अ मस्ट, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं
फॉर क्रिसमस, क्रिसमस पर, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और अन्य त्योहारों पर। केक और बोली हास क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर बहुत आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ें बनानी ज़रूरी हैं आपको। जैसे बिना केक के आप बर्थडे नहीं मना सकते, उसी तरह से वहाँ पे भी होता था। ठीक है, तो केक और बोलिनहास, बोलिनहास एक हिंदी शब्द है। तो केक और बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड वेल एज अदर फेस्टिवल। तो दूसरे त्योहारों पर और क्रिसमस पर केक और बोलिनहास बनाना आवश्यक है। 10 इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर्स फर्नेस, एक बेकर की भट्ठी का उपस्थित होना इन द विलेज, एक गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस प्रकार द प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, और बेकर्स फर्नेस, बेकर की भट्ठी का उपस्थित होना, और इन द विलेज एक गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार एक गांव में बेकर की भट्ठी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे, द बेकर और ब्रेड सेलर, द बेकर जो बेकर होते थे, और अथवा ब्रेड सेलर जो लोग ब्रेड सेल करते थे, ब्रेड बेचते थे, यानी बेकर और जो लोग ब्रेड बेचते थे ऑफ दोज डेज, उन दिनों यानी इनके बचपन में, हैड अ पर्टिकुलर ड्रेस, एक विशेष ड्रेस होती थी उनके पास, उनकी एक विशेष पोशाक होती थी। जैसे पुलिस वालों की एक विशेष पोशाक होती है, आर्मी वालों की अलग पोशाक होती है, नेवी वालों की अलग पोशाक होती है, बावर्ची की अलग पोशाक होती है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसी तरह से जो बेकर थे या ब्रेड सेलर थे, उनकी पोशाक एक अलग तरह की थी, नोन एज द कबाई, और उसे लोग कबाई कहते थे। उस पोशाक को क्या कहते थे? कबाई। तो इनके बचपन में या हमारे दिनों में बेकर की एक विशेष पोशाक होती थी जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस, यह एक केवल एक लॉन्ग फ्रॉक, लंबी फ्रॉक होती थी। वास्तव में ये एक लंबी फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन द नीस, जो घुटनों से नीचे तक जाती थी। यानी वास्तव में यह एक लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी शा बेकर्स, हम बेकरों को देखते थे, वियरिंग अ शर्ट, एक शर्ट पहने हुए, एंड ट्राउजर्स, और एक पैंट पहने हुए, विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, विच वर शॉर्टर जो छोटी होती थी, दैन फुल लेंथ फुल पैंट से, जो पैंट फुल पैंट से छोटी होती थी, एंड लॉन्गर और लंबी होती थी, देन हाफ पैंट से। नहीं समझ में आई ये बात, आपको नहीं समझ में आई। यानी जो पैंट वो लोग पहनते थे, जैसे ये घुटने हो गए, यहीं पे समझ लेते हैं, ये इंसान के घुटने हो गए, ये घुटने हो गए, ठीक है। तो वो जो फ्रॉक थी वो यहाँ तक आती थी बस। तो फुल पैंट जो होती है आदमी के पूरे नीचे तक आती है, जहाँ पे इंसान जूते पहनता है ना, फुल पैंट यहाँ तक आती है। और जो हाफ पैंट होती है वो घुटनों के ऊपर ही रहती है, चड्ढा जो आप पहनते हैं वो हाफ पैंट होता है, तो वो घुटनों के ऊपर रहता है। लेकिन जो इनका पैंट होता था वो यहाँ तक आता था। तो वही कहते हैं कि जो ये लोग पैंट पहनते थे वो पैंट फुल पैंट से थोड़ी सी छोटी होती थी, लेकिन हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी होती थी। ये हो गया फुल पैंट और ये हो गया हाफ पैंट। तो हाफ पैंट से बड़ी है लेकिन फुल पैंट से छोटी है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र। तो हम अपने बचपन में बेकर्स को शर्ट और एक पैंट पहने हुए देखते थे, और जो पैंट थी विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, वो फुल पैंट से थोड़ी सी छोटी होती थी, वंस यानी फुल पैंट से वो थोड़ी सी छोटी होती थी, एंड लॉन्गर और लंबी होती थी देन हाफ पैंट से, वो हाफ पैंट से लंबी होती थी लेकिन फुल पैंट से थोड़ी छोटी होती थी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ट्राउज़र को ट्राउज़र भी बोल सकते हैं, प्रचलन में है वर्ड। तो आप कह सकते हैं कि वो बेकर एक ट्राउज़र पहनते थे जो कि फुल पैंट से थोड़ा सा छोटा होता था लेकिन हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा होता था। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनीवन कोई भी हु वियर्स अ हाफ पैंट, अगर कोई हाफ पैंट पहने विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों से नीचे तक पहुँचती हो, यानी यहाँ तक कि आज भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति ऐसी हाफ पैंट पहने जो घुटनों से नीचे तक पहुँचती हो, इनवाइट्स द कमेंट,
तो लोग टिप्पणी करते हैं दैट ही इज ड्रेस्ड, कि उसने कपड़े पहन रखे हैं लाइक अ पैडर, एक पैडर की तरह, एक हाँ पैडर ही कह सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उसने पेडर की तरह पोशाक पहन रखी है, यानी बेकर की तरह पोशाक पहन रखी है। ठीक है, तो आज भी, यहाँ तक कि आज भी अगर कोई इंसान घुटनों से नीचे तक जाने वाला चड्ढा पहनता है, या फिर कोई ऐसा चड्ढा पहनता है जो घुटनों से नीचे तक लंबा है, तो उसे कहा जाता है या उस पर इससे टिप्पणी की जाती है कि उसने पेडार के जैसी पोशाक पहन रखी है। पेडर, पेडार नहीं, पेडर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बेकर, जो बेकर होता था, यूजली साधारणतः, ज़्यादातर, प्रायः कलेक्टेड इकट्ठा करता था या वसूलता था हिज बिल्स अपने बिलों को एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। बेकर महीने के अंत में अपने बिलों को वसूलता था। ठीक है, वसूलने का मतलब उनसे अपना बिल लेता था, पैसे लेता था। मंथली अकाउंट्स, और जो उसके महीने के अकाउंट होते थे, महीने के हिसाब किताब होते थे, यूज टू बी रिकॉर्डेड, लिखा जाता था उनको, ऑन सम वॉल, किसी दीवार पर, इन पेंसिल, पेंसिल से। और उसका जो महीने का हिसाब किताब होता था उसको हम लोग पेंसिल से किसी दीवार पर लिखते थे, यानी कागज़ में नहीं लिखते थे, दीवार पर लिखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में, यानी हमारे समय में, मेरे बचपन के दिनों में, तो हमारे समय में या पुराने दिनों में बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। बेकिंग का जो धंधा था, बेकर का जो धंधा था, वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, यानी फ़ायदे का धंधा था। पुराने दिनों में जो बेकिंग यानी बेकर का व्यवसाय था, वो धंधा था, तो उसको कह रहे हैं कि पुराने दिनों में बेकर का धंधा फायदे का धंधा था। ठीक है, द बेकर, जो बेकर था वो, एंड हिज फैमिली, और उसका परिवार, बेकर और उसका परिवार नेवर स्टार्व्ड, कभी भूखे नहीं मरते थे। बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे, क्योंकि सभी लोग ब्रेड खरीदा करते थे। तो ही एंड हिज फैमिली, यानी ही मतलब बेकर, हिज फैमिली उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट और उसके नौकर। तो बेकर, उसका परिवार और उसके नौकर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रॉस्पेरियस, और वैभवशाली दिखते थे। तो बेकर, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा सुखी या फिर खुश और वैभवशाली दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक, फिजिक मतलब बाहर से देखने पर इंसान कैसा लग रहा है, तो प्लम्प मतलब मोटा, बहुत ज़्यादा हो जाए अगर कोई तो उसको कह सकते हैं। तो देयर प्लम्प फिजिक, यानी बाहर से देखने पर वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, तो आप इसको कह सकते हैं कि वो इतने मोटे थे या उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था। आप इसे ऐसे कहिए कि देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इस बात का टेस्टिमनी प्रमाण था, वाज एन ओपन खुला प्रमाण था, वाज फिजिक प्लम्प, फिजिक प्लम्प मतलब उनका मोटा शरीर, देयर प्लम्प फिजिक, उनका मोटा शरीर, वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था, यानी वो लोग बहुत मोटे हुआ करते थे, तो उनका मोटा शरीर इस बात का स्पष्ट प्रमाण था। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विथ जंक जैक फ्रूट, जो कटहल की तरह हो, यानी गोल मटेर हो, बहुत ज़्यादा मोटा हो, लाइक फिजिकल अपीयरेंस, यानी कटहल के जैसा दिखता हो, इज़ ईजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर, तो उसकी तुलना बेकर से की जा सकती है। यहाँ तक कि आज भी अगर कोई व्यक्ति कटहल की तरह मोटा हो, यानी गोल मटोल हो, फिजिकल अपीयरेंस मतलब बाहर से देखने पर गोल मटोल मोटा लगे एकदम से, तो इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ तक कि आज भी अगर कोई इंसान कटहल की तरह मोटा हो तो इज ईजीली कंपेयर टू अ बेकर, तो उसकी तुलना बेकर से की जा सकती है। तो बस यहीं पे ये समाप्त होता है। अगला है कूग, तो हम इसको अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। सबको आराम से समझना है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।